कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड मेजरमेंट। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंगल एंड मेजरमेंट से। एंगल एंड मेजरमेंट। सबसे पहले समझते हैं एंगल क्या होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एंगल क्या होता है। और एंगल्स को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि ये प्लेन क्या होता है। तो किसी भी सरफेस को अगर चेक करना है कि प्लेन है कि नहीं, पहले उस सरफेस पर दो पॉइंट ले लेते हैं। और प्लेन से पहले आपको दो चीज हम और बता रहे हैं। एक लाइन पहले समझिए कि जिस ज्योमेट्रिकल फिगर का एंड पॉइंट फिक्स नहीं रहता है उसको लाइन बोलेंगे। ये कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसका एंडिंग पॉइंट जो है फिक्स नहीं है। ये आगे कहीं भी जा सकता है, इधर भी, ये पीछे कहीं भी जा सकता है। ज्योमेट्रिकल फिगर का एंड पॉइंट अगर फिक्स नहीं रहता है उसको लाइन बोलते हैं। और जिस लाइन का दोनों एंड पॉइंट फिक्स रहेगा उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट। और जिस लाइन का वन एंड पॉइंट फिक्स रहे और अदर एंड पॉइंट अगर वेरिएबल रहता है उसको रे कहते हैं। ना जिस ज्योमेट्रिकल फिगर का एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइन। और जिस लाइन का दोनों एंड पॉइंट फिक्स रहेगा उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। और जिस लाइन का वन एंड पॉइंट फिक्स रहे और दूसरा एंड पॉइंट अगर वेरी करता है, वेरिएबल रहता है, उसको रे बोलते हैं। अब आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्लेन क्या होता है। मतलब किसी भी सरफेस को, जैसे ये आपका सरफेस है और इस सरफेस को चेक करना है कि प्लेन है कि नहीं। तो किसी भी सरफेस को अगर चेक करना है कि प्लेन है कि नहीं, तो सबसे पहले उस सरफेस पर जो है कहीं भी दो पॉइंट ले लेते हैं। अब इसी सरफेस को चेक करना है, इस सरफेस पर हम दो पॉइंट ले लिए और इसी दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट आता है, इस लाइन सेगमेंट का ऑल पॉइंट अगर इस सरफेस पर लाई करता है तभी उसको प्लेन बोलेंगे। ऐसा तभी होगा जब सरफेस आपका स्मूथ सरफेस रहेगा। मतलब जो सरफेस आपका स्मूथ सरफेस रहता है उसी को प्लेन बोलते हैं।
आइए अब समझते हैं कि एंगल क्या होता है। या लिखें, किसी भी प्लेन में आपका एंगल जनरेट तभी करेगा जब उस प्लेन में कोई रिवॉल्विंग रे जो है किसी इंड पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। रिवॉल्विंग रे बोलते हैं माने जिस रे को आप रोटेट कर सकते हैं, माने जो रे आपका घूम सकता है उसी को क्या बोलेंगे, रिवॉल्विंग रे। रिवॉल्विंग रे कहने का मतलब हुआ रोटेट करने वाला रे, माने जिस रे को आप रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, रिवॉल्विंग रे बोलते हैं। तो किसी भी प्लेन में आपका एंगल जनरेट तभी होता है जब उस प्लेन में कोई रिवॉल्विंग रे जो है किसी इंड पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। और रिवॉल्विंग रे जो है जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है, जहां से रोटेट करना स्टार्ट करेगा उसी को इनिशियल साइड कहते हैं। और रोटेट करने के बाद जो उसका फाइनल पोजीशन आता है उसको टर्मिनल साइड बोलते हैं। और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है उसी को एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। ये पीओआई का मीन्स होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसी भी प्लेन में आपका एंगल जनरेट तभी करेगा जब उस प्लेन में कोई रिवॉल्विंग रे जो है किसी इंड पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। और रिवॉल्विंग रे जहां से रोटेट करना स्टार्ट करता है उसको आप क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड। और रोटेट करने के बाद उसका जो फाइनल पोजीशन आता है उसको आप टर्मिनल साइड बोलेंगे। और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको आप एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। अब यहां देखिए, इस ये प्लेन है क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। जो सरफेस आपका स्मूथ रहेगा उसको प्लेन बोलते हैं। अब इस प्लेन में एक रे लेते हैं, ये रे हो गया, इसका वन इंड पॉइंट फिक्स्ड है और अदर इंड पॉइंट वेरी कर रहा है, ये रे आएगा। बताएं, किसी भी प्लेन में आपका एंगल जनरेट तभी करेगा जब उस प्लेन में कोई रे जो है, रिवॉल्विंग रे जो है किसी इंड पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। तो रिवॉल्विंग रे का इंड पॉइंट ये आ गया और ये रे आपका रिवॉल्विंग रे है, मतलब इस रे को जो है आप रोटेट कर सकते हैं। अभी रिवॉल्विंग रे का पोजीशन यहां पर है और थोड़ा सा रोटेट करने के बाद जो है रिवॉल्विंग रे यहां पर आ गया। तो रिवॉल्विंग रे का स्टार्टिंग पोजीशन ये है, इसको आप क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड बोलेंगे। और रोटेट करने के बाद जो है रिवॉल्विंग रे यहां पर आ गया, ये रिवॉल्विंग रे का फाइनल पोजीशन है। इसका जो फाइनल पोजीशन आता है इसको आप क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड बोलेंगे। और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड उसका इंटरसेक्शन ये आ गया, ये एंगल का वर्टेक्स कहलाता है। इसको अगर आप थीटा लेट करेंगे, यही थीटा क्या है, एंगल। इसको आप याद रखेंगे कि किसी भी प्लेन में आपका एंगल जनरेट तभी करेगा जब उस प्लेन में कोई रिवॉल्विंग रे जो है किसी इंड पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। और रिवॉल्विंग रे जहां से रोटेट करना स्टार्ट करता है उसके स्टार्टिंग पोजीशन को आप इनिशियल साइड बोलते हैं। और रोटेट करने के बाद उसका जो फाइनल पोजीशन आता है उसको टर्मिनल साइड बोलते हैं। और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। आइए सेकेंड पॉइंट समझते हैं, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। if direction of rotation is anti-clockwise, then angle is said to be positive angle। प्लस v का मतलब पॉजिटिव होता है। But if direction of rotation is clockwise, then angle is said to be negative angle। मतलब पॉजिटिव को शॉर्ट में प्लस भी और नेगेटिव को शॉर्ट में माइनस भी लिखते हैं। मैं एंगल के रोटेशन का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज रहता है तब जो एंगल बनता है उस एंगल को आप पॉजिटिव एंगल बोलेंगे।
लेकिन एंगल के रोटेशन का डायरेक्शन, मतलब रे के रोटेशन का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज रहेगा, तब जो एंगल बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, निगेटिव एंगल बोलेंगे। जो आपका रिवॉल्विंग रे है, तो रिवॉल्विंग रे के रोटेट करने का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज रहता है, तब जो एंगल आता है उसको आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। रिवॉल्विंग रे के रोटेशन का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज रहेगा, तब जो एंगल बनता है उसको निगेटिव एंगल बोलते हैं। अब जैसे यहां देखें, तो रिवॉल्विंग रे अभी यहां पर है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद रिवॉल्विंग रे का फाइनल पोजीशन ये आ गया। यहां पर जो भी एंगल थीटा बनेगा, ये एंगल आपका पॉजिटिव एंगल आएगा। और रिवॉल्विंग रे का ये स्टार्टिंग पोजीशन है, इसको आप इनिशियल साइड बोलेंगे। रिवॉल्विंग रे का ये फाइनल पोजीशन है, ये टर्मिनल साइड कहलाएगा। और इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वर्टेक्स कहलाएगा। मतलब रिवॉल्विंग रे अभी यहां पर था और थीटा एंगल जो है रोटेट करने के बाद रिवॉल्विंग रे यहां पर आए, लेकिन देख रहे रोटेशन का डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉक, ऐसे लेंगे तब एंटी क्लॉकवाइज आएगा। यहां पर जो भी एंगल थीटा बनेगा ये पॉजिटिव एंगल आ जाएगा। अभी रिवॉल्विंग रे यहां पर था, लेकिन अल्फा एंगल रोटेट करने के बाद जो है रिवॉल्विंग रे यहां पर आ गए, तो रिवॉल्विंग रे का स्टार्टिंग पोजीशन ये है, ये कहलाएगा इनिशियल साइड कहलाएगा। और रिवॉल्विंग रे का फाइनल पोजीशन ये आ गया, ये टर्मिनल साइड कहलाएगा। और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वर्टेक्स कहलाएगा। रिवॉल्विंग रे अभी यहां पर था और अल्फा एंगल रोटेट करने के बाद जो है रिवॉल्विंग रे यहां पर आ गया, लेकिन यहां पर जो है रे के रोटेशन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ऐसे लेंगे तब क्लॉकवाइज, ऐसे लेंगे तब एंटी क्लॉकवाइज। यहां रोटेशन का डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है, इसलिए यहां पर जो भी एंगल अल्फा बनेगा वो निगेटिव एंगल आएगा। इसको भी आप याद रखेंगे कि रिवॉल्विंग रे के रोटेशन का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज रहता है, तब जो भी एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल आएगा। रिवॉल्विंग रे के रोटेशन का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज रहेगा, तब जो भी एंगल बनेगा वो निगेटिव एंगल आ जाएगा। यहां पर रिवॉल्विंग रे के रोटेशन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए यहां पर जो भी थीटा एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव एंगल आएगा। यहां पर रिवॉल्विंग रे के रोटेशन का डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज था, यहां पर जो भी अल्फा एंगल बन रहा है ये निगेटिव एंगल आएगा। आइए थर्ड नंबर पॉइंट, सम इंपोर्टेंट टर्म्स। इसका ए नंबर समझते हैं, वन रिवोल्यूशन क्या होता है। वन फुल रोटेशन of a ray about its end points is called one revolution. वन स्ट्रेट एंगल समझना है, an angle of half rotation of one revolution is called one straight angle. अब नेक्स्ट है वन राइट एंगल।
एन एंगल ऑफ 1/4 रोटेशन of 1 revolution is called वन राइट एंगल। मतलब किसी भी प्लेन में कोई रिवॉल्विंग रे जो है किसी इंड पॉइंट के अबाउट अगर एक बार अगर कंप्लीट रोटेट करता है तो उसके रोटेशन से जो भी एंगल बनता है उसी एंगल को आप वन रिवोल्यूशन बोलेंगे। मतलब किसी भी प्लेन में कोई रिवॉल्विंग रे जो है किसी इंड पॉइंट के अबाउट अगर एक बार अगर कंप्लीट रोटेट करता है, कंप्लीट रोटेशन का मतलब हुआ कि जिस पॉइंट से वो चलना स्टार्ट करेगा तो रोटेट करने के बाद फिर से वहीं पर आ जाएगा। तो किसी भी प्लेन में कोई रिवॉल्विंग रे जो है किसी इंड पॉइंट के अबाउट अगर एक बार अगर कंप्लीट रोटेट करता है तो उसके रोटेशन से जो भी एंगल बनता है उस एंगल को आप क्या बोलेंगे? वन रिवोल्यूशन। और वन रिवोल्यूशन का जो हाफ पार्ट होता है, आधा पार्ट, उसको बोलते हैं वन स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और वन रिवोल्यूशन का जो 1/4 पार्ट होता है उसको आप बोलेंगे वन राइट एंगल। इसको आप याद रखेंगे कि वन रिवोल्यूशन का मतलब हुआ कि किसी भी प्लेन में कोई रिवॉल्विंग रे अगर किसी इंड पॉइंट के अबाउट अगर एक बार अगर कंप्लीट रोटेट करता है, कंप्लीट रोटेशन का मतलब हुआ कि जिस पॉइंट से वो चलना स्टार्ट करेगा रोटेट करने के बाद फिर से उसी पॉइंट पर आ जाएगा, उसी पोजीशन पर आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट रोटेशन बोलेंगे। तो किसी भी प्लेन में कोई रिवॉल्विंग रे अगर किसी इंड पॉइंट के अबाउट अगर एक बार अगर कंप्लीट रोटेट करता है तो उसके रोटेशन से जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को आप क्या बोलेंगे? वन रिवोल्यूशन बोलते हैं। और वन रिवोल्यूशन का जो आधा पार्ट होता है, हाफ पार्ट, 1/2 पार्ट, उसको क्या बोलेंगे? वन स्ट्रेट एंगल। और वन रिवोल्यूशन का जो 1/4 पार्ट होता है उसको आप बोलेंगे वन राइट एंगल। आइए इसको समझते हैं। अभी रिवॉल्विंग रे जो है यहां पर था और यहां से रिवॉल्विंग रे स्टार्ट कर रहा है, यहां से ही रोटेट करना स्टार्ट किया है, रोटेट करने के बाद फिर से वहीं पर आ गया। देख रहे, जिस पॉइंट से वो रोटेट करना स्टार्ट किया था तो फिर से उसी पॉइंट पर आ गए। इसलिए यहां पर जो भी एंगल बनेगा यही एंगल क्या कहलाएगा? वन रिवोल्यूशन कहलाता है, क्योंकि यहां पर कंप्लीट रोटेशन हुआ है। मतलब जिस पॉइंट से वो स्टार्ट किया चलना, रोटेट करने के बाद फिर से उसी पॉइंट पर आ गए, ये क्या कहलाएगा? यहां पर जो भी एंगल बनेगा ये एंगल वन रिवोल्यूशन कहलाएगा। और रिवॉल्विंग रे अभी यहां पर था और इसका हाफ पार्ट लेना है, तो यहां से स्टार्ट किया है और यहां तक आ गया, मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया है और फिर यहीं तक आ गए। इसलिए यहां पर जो भी एंगल बनेगा ये एंगल क्या कहलाएगा? वन स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, क्योंकि आधा पार्ट ही केवल लिए हैं। अभी रिवॉल्विंग रे यहां पर था, इसका 1/4 पार्ट लेना है, मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया है, लेकिन अगर यहां तक आ जाएगा तो हाफ पार्ट होगा, लेकिन 1/4 लेना है तो उसका भी आधा ले लेंगे। यहां पर ये जो भी एंगल बनेगा यही एंगल आपका वन राइट एंगल कहलाएगा। यहां देख रहे, इस प्लेन में रिवॉल्विंग रे जो है इस इंड पॉइंट के अबाउट जो है एक बार कंप्लीट रोटेट किया है, इसके रोटेशन से जो भी एंगल बनेगा ये एंगल वन रिवोल्यूशन कहलाएगा। ये वन रिवोल्यूशन का हाफ पार्ट, आधा पार्ट, ये कहलाएगा वन स्ट्रेट एंगल। ये वन रिवोल्यूशन का 1/4 पार्ट है, ये कहलाएगा वन राइट एंगल। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट समझते हैं। एंगल जनरेटेड बाय, फोर्थ नंबर पॉइंट होगा, एंगल जनरेटेड बाय मोर देन वन रिवोल्यूशन। अभी वन रिवोल्यूशन बताए हैं कि किसी इंड पॉइंट के अबाउट अगर कोई रिवॉल्विंग रे
अगर एक बार अगर कंप्लीट रोटेट करता है, उसके रोटेशन से जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को आप क्या बोलेंगे, वन रिवोल्यूशन। लेकिन यहां बता रहे हैं कि किसी भी प्लेन में कोई रिवॉल्विंग रे जो है वन रिवोल्यूशन से अधिक बार भी रोटेट कर सकता है। मैंने एक बार अगर कंप्लीट रोटेट किया है तब तो एंगल आपका वन रिवोल्यूशन बनेगा, लेकिन अगर दो बार कंप्लीट रोटेट करेगा तो टू रिवोल्यूशन आ जाएगा। अगर थ्री बार अगर कंप्लीट रोटेट करता है तो थ्री रिवोल्यूशन आएगा। अगर फाइव बार अगर कंप्लीट रोटेट करता है तो फाइव रिवोल्यूशन आ जाएगा। तो किसी भी प्लेन में कोई रिवॉल्विंग रे जो है किसी एंड पॉइंट के अबाउट वन रिवोल्यूशन से अधिक बार भी रोटेट कर सकता है, लेकिन उसके रोटेशन का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज रहता है तब जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को आप पॉजिटिव एंगल कंसीडर करेंगे। इन किसी भी प्लेन में कोई रिवॉल्विंग रे अगर किसी एंड पॉइंट के अबाउट वन रिवोल्यूशन से अगर अधिक बार रोटेट करे, लेकिन रोटेशन का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज रहेगा तब जो भी एंगल बनेगा उसको आप निगेटिव एंगल कंसीडर करेंगे। अब जैसे यहां देखें, अभी आपका ये कोई रे है, रिवॉल्विंग रे है, अभी यहां पर रोटेट करना स्टार्ट किया है। अगर एक बार अगर कंप्लीट रोटेट करेंगे तो वन रिवोल्यूशन आएगा। इन डायरेक्शन यहां पर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। एक बार और रोटेट कर दिए, एक बार और रोटेट कर दिए, मैंने ये थ्री रोटेशन आ गया। और रोटेशन का डायरेक्शन यहां पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहां पर जो भी एंगल बनेगा वो एंगल पॉजिटिव एंगल आ जाएगा। रिवॉल्विंग रे यहां पर था, एक बार कंप्लीट रोटेट किए, डायरेक्शन लेकिन एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, फिर रोटेट किए, दो रोटेशन आ गए, फिर रोटेट किए, थ्री रोटेशन आ गए, फिर रोटेट किए, फोर रोटेशन आ गए, फिर रोटेट किए, फाइव रोटेशन आ गए। इससे अधिक बार भी आप रोटेट कर सकते हैं। ये रोटेशन का डायरेक्शन यहां पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहां पर जो भी एंगल बनेगा वो एंगल पॉजिटिव एंगल आए। अब ये कोई रिवॉल्विंग रे है, अब यहां से रोटेट करना स्टार्ट किया है, इन डायरेक्शन यहां क्लॉकवाइज ले रहे हैं। वन फुल रोटेशन आया, दो फुल रोटेशन आया, थ्री आपका फुल रोटेशन आया, ये फोर आपका फुल रोटेशन आया। ये रोटेशन का डायरेक्शन यहां पर क्या ले रहे हैं, क्लॉकवाइज, इसलिए जो भी एंगल बनेगा वो एंगल यहां पर निगेटिव एंगल ही आएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्लेन में कोई रिवॉल्विंग रे वन रिवोल्यूशन से अधिक बार भी रोटेट कर सकता है, लेकिन रोटेशन का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तब जो भी एंगल आएगा उस एंगल को आप पॉजिटिव एंगल कंसीडर करेंगे। लेकिन रोटेशन का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज रहे तब जो भी एंगल आएगा उसको आप निगेटिव एंगल कंसीडर करेंगे। आइए इसका पॉइंट नंबर 4, इसमें एक नोट में एक पॉइंट भी आप लिख लीजिए। ए रे make more than one revolution, न किसी भी प्लेन में कोई रिवॉल्विंग रे जो है वन रिवोल्यूशन से अधिक बार भी रोटेट कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन अगर रहेगा एंटी क्लॉकवाइज तब एंगल क्या लेंगे आप, पॉजिटिव एंगल। लेकिन डायरेक्शन अगर रहेगा क्लॉकवाइज तब एंगल क्या लेंगे, निगेटिव एंगल। आइए इसका 5 नंबर पॉइंट समझते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अभी एंगल्स आप पीछे पढ़ चुके हैं, अब एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं ये आपको समझना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो दो सिस्टम में करते हैं, माने एंगल को मेजर जो है वो दो सिस्टम में करते हैं। अभी आपका फर्स्ट सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, और ये सेकेंड सिस्टम जो है ये सर्कुलर सिस्टम। मतलब फर्स्ट आ गया इंग्लिश सिस्टम और सेकेंड आ गया सर्कुलर सिस्टम। सबसे पहले ये समझते हैं एंगल का मेजरमेंट हम इंग्लिश सिस्टम में कैसे करते हैं। आप ये जब समझ जाएंगे फिर आपको बताएंगे एंगल का मेजरमेंट हम सर्कुलर सिस्टम में कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं इंग्लिश सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट आप कैसे करेंगे। In
in English system, one devolution is divided into 360 equal parts called degree. Each degree is divided into 60 equal parts called minutes. Each minute is divided into 60 equal parts called seconds. One degree, one minute and 1 second are denoted by the symbol आइए इसको समझते हैं कि इंग्लिश सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। इंग्लिश सिस्टम में वन डिवोल्यूशन को, अभी कुछ देर पहले आपको हम वन डिवोल्यूशन का डिफिनेशन बताए थे कि किसी भी प्लेन में कोई रिवॉल्विंग रे जो है किसी इंड पॉइंट के अबाउट अगर एक बार अगर कंप्लीट रोटेट करता है तो उसके रोटेशन से जो भी एंगल बनता है उसी एंगल को आप क्या बोलेंगे, वन डिवोल्यूशन। इंग्लिश सिस्टम में क्या करते हैं, वन डिवोल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट को, प्रत्येक पार्ट को डिग्री कहते हैं और ईच डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट को मिनट्स कहते हैं और ईच मिनट को जो है 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और प्रत्येक पार्ट को सेकंड कहते हैं। इंग्लिश सिस्टम में वन डिवोल्यूशन को आप 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और ईच पार्ट को आप क्या बोलेंगे, डिग्री बोलते हैं और प्रत्येक डिग्री को जो है 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और ईच पार्ट को आप मिनट बोलेंगे और प्रत्येक मिनट को जो है 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और ईच पार्ट को आप क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। और 1 डिग्री को अगर सिंबल में लिखना है तो 1 लिख के उसके ऊपर छोटा ऐसा जीरो लगा देंगे तो 1 डिग्री आएगा। 1 मिनट को अगर सिंबल में लिखना है तो 1 लिख के उसके ऊपर एक ही डैश लगाएंगे। अगर 1 के ऊपर अगर एक डैश लगा रहता है ये 1 मिनट का सिंबल है। अगर 1 सेकेंड का सिंबल लिखना है तो 1 लिख करके उसके ऊपर डबल डैश लगा देंगे तो 1 के ऊपर अगर 2 डैश लिखा रहेगा तब ये 1 सेकेंड का सिंबल होगा। अब जैसे मान लिया 2 डिग्री का सिंबल लिखना है तो 2 के ऊपर जीरो लगा देंगे छोटा ऐसे। अगर 2 मिनट का सिंबल लिखना है तो 2 के ऊपर एक ही डैश लगाएंगे तो ये 2 मिनट आ गए। 2 सेकेंड का सिंबल लिखना है तो 2 के ऊपर डबल डैश लगा देंगे, ये 2 सेकेंड का सिंबल आ जाए। अभी वन डिवोल्यूशन जो है वो किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल आएगा। 360 डिग्री को सिंबल में क्या लिखें, ऐसा लिख। अभी वन स्ट्रेट एंगल भी समझाए थे कि वन डिवोल्यूशन का जो हाफ पार्ट आएगा तो 360 डिग्री का आधा पार्ट करेंगे, ये क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसलिए वन स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्री के इक्वल आता है। अभी आपको हम वन राइट एंगल भी बताए थे। कि वन डिवोल्यूशन का जो 1/4 पार्ट होता है वही वन राइट एंगल होता है।
तो 360 डिग्री का 1/4 पार्ट आप करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, और 90 डिग्री को सिंबल में 90 लिख के उसके ऊपर छोटा ऐसा जीरो लगा दिए तो 90 डिग्री आ गई। और इच डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल आता है, 60 मिनट्स के इक्वल आता है। 60 मिनट्स को सिंबल में क्या लिखेंगे, 60 के ऊपर एक डैश लगा दें, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। और प्रत्येक मिनट को क्या करते हैं, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और ईच पार्ट को सेकेंड कहते हैं, इसलिए 1 मिनट जो है उस सेकेंड में किसके इक्वल आएगा, 60 सेकेंड्स आ जाएगा। सेकेंड का सिंबल बताएं, 60 लिख के उसके ऊपर डबल डैश कर दिए, ये 60 सेकेंड आ गए। तो 1 मिनट लिखना है तो 1 लिख के उसके ऊपर एक डैश लगा देंगे, 1 मिनट आएगा। 60 सेकेंड, 60 के ऊपर डबल डैश लगा देंगे। ये सब आप ध्यान रखेंगे कि 1 डिवोल्यूशन 360 डिग्री आएगा, 1 स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री आएगा, 1 राइट एंगल 90 डिग्री आता है, और 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड के इक्वल आता है। ये आपका इंग्लिश सिस्टम आ गया। इंग्लिश सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट जो है डिग्री में करते हैं। आइए नेक्स्ट सिस्टम समझते हैं, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। सर्कुलर सिस्टम के बारे में पहले समझिए आप। आइए इस पर अब समझते हैं कि सर्कुलर सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो सर्कुलर सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट जो है रेडियन में करते हैं, और 1 रेडियन को सिंबल में आप 1 RAD या 1 टू द पावर C या सिंपली 1 लिखते हैं। मैंने एंगल का यूनिट अगर नहीं लिखा रहता है तो उसको रेडियन समझना है। तो 1 का मतलब 1 रेडियन हो गया, 2 का मतलब 2 रेडियन आ गया, 3 का मतलब 3 रेडियन आ गया। तो 1 RAD लिखे या 1 टू द पावर C लिखे या सिंपली 1 लिखे, ये तीनों सिंबल किसका होता है, 1 रेडियन को। अब 1 रेडियन एंगल को डिफाइंड कैसे करते हैं ये समझना है। तो 1 रेडियन का डिफिनेशन होता है कि सर्कल के आर्क का लेंथ अगर सर्कल के रेडियस के इक्वल है। आइए आर्क समझते हैं। मान लेते यही कोई सर्कल है, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही 2 पॉइंट लेके कट कर देना है। एक पॉइंट यहां ले लिए, दूसरा पॉइंट यहां लिए, ये जो कटिंग पार्ट है ना AB, यही AB आर्क कहलाएगा। आर्क AB को आप सिंबल में AB लिख के उसके ऊपर ऐसे कर देंगे, ये AB आर्क आ गया। तो सर्कल के आर्क का लेंथ अगर सर्कल के रेडियस के इक्वल है, ये सर्कल का सेंटर है, एक रेडियस आ गया OA और दूसरा रेडियस के आगे OB आ गया, तो OA और OB जो है ये सर्कल का रेडियस। तो सर्कल के आर्क का लेंथ अगर सर्कल के रेडियस के इक्वल रहे, तब सर्कल के आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पर ये जो एंगल बनता है यही एंगल 1 रेडियन कहलाता है ना। सर्कुलर सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट जो है रेडियन में करते हैं, और 1 रेडियन को 1 RAD या 1 टू द पावर C या सिंपली 1 लिखते हैं। ये कोई भी सिंबल अगर लिखा रहेगा ये 1 रेडियन का सिंबल होगा। और 1 रेडियन का डिफिनेशन होता है कि सर्कल का आर्क अगर सर्कल के रेडियस के इक्वल रहे, तो सर्कल के आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो भी एंगल बनता है वही एंगल क्या कहलाता है, 1 रेडियन। ये जो एंगल है ये आपका 1 रेडियन आएगा।
और आर्क बोलते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही कहीं भी 2 पॉइंट लेके उसको अगर आप कट करेंगे, ये जो कटिंग पार्ट है वही आर्क कहलाता है। आर्क ए बी हो गया, तो ए बी आर्क का सिंबल ऐसा आ जाएगा। तभी आप मेजरमेंट ऑफ एंगल का दो सिस्टम आप पढ़े, एक इंग्लिश सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे और एक सर्कुलर सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। इंग्लिश सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट डिग्री में करते हैं और सर्कुलर सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट जो है रेडियन में करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क। Let L be the length of an arc of a circle of radius r, and theta be the angle subtended by this arc at the center of a circle, then theta equal to L upon R आता है। मैंने यहां पर एक सर्कल लिए हैं और सर्कल का कोई आर्क है, ये आर्क ए बी आगे, ये सर्कल का आर्क जो ए बी है, इस ए बी आर्क का लेंथ एल लिए। यहां पर एम ए बी का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी, मैंने ये जो आर्क ए बी है उसका मेजरमेंट, उसका लेंथ हम एल लिए। तो सर्कल के आर्क का लेंथ एल लिए हैं और सर्कल के आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल को थीटा लिए और सर्कल का रेडियस जो है उसको हम आर ले लिए। ये सर्कल का आर्क जो ए बी है, ये ए बी आर्क का मेजरमेंट, ए बी आर्क का जो लेंथ है उसको हम एल लिए हैं और सर्कल का रेडियस आर लिए हैं और सर्कल के आर्क ए बी द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वही एंगल थीटा है। तब थीटा का जो वैल्यू होता है वो एल अपॉन आर के इक्वल आता है, जहां पर एल जो है आर्क का लेंथ, आर जो है सर्कल का रेडियस और थीटा जो है ये ए बी आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वही एंगल थीटा है। मतलब इसमें एल आर और थीटा आपका 3 अननोन है। इस 3 अननोन में से किसी 2 अननोन का वैल्यू गिवन रहता है और आपसे थर्ड पूछेगा। अगर एल और आर दिया रहेगा आप थीटा निकाल सकते हैं, या थीटा और आर दिया रहेगा आप एल भी निकाल सकते हैं, या एल और थीटा दिया रहेगा आप आर भी निकाल सकते हैं। अब यहीं से अगर आप एल निकालेंगे ये आर थीटा आ जाएगा, यहीं से अगर आप आर निकालेंगे ये एल अपॉन क्या होगा थीटा आ जाएगा। एक चीज ये भी ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला से आप जो थीटा एंगल निकालेंगे वो हर हमेशा जो है रेडियन में आता है। मैंने यहाँ एल और आर का वैल्यू पुट करके उससे अगर आप थीटा का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे ये थीटा जो है ऑलवेज क्या आएगा रेडियन में आता है। तो ये आर्क का लेंथ, सर्कल का रेडियस और सर्कल के आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल थीटा बनता है वो थीटा एल और आर में जो है यही रिलेशन होता है। आइए 7 नंबर पॉइंट, एरिया ऑफ सेक्टर समझते हैं क्या होता है। द रीजन bounded by 2 radii and arc through its
end points अब ये रेडियस है और रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वही रेडियाई होता है। RADII लिखने का मतलब ये रेडियस का प्लूरल फॉर्म आ गया। अगर कहीं एक्सिस लिखते हैं AXIS, इसका प्लूरल फॉर्म जो है AXES आता है। मतलब RADII अगर लिखेंगे तब ये रेडियस का प्लूरल फॉर्म आ गए, और AXES अगर लिखते हैं ये एक्सिस का प्लूरल फॉर्म है। अब एरिया ऑफ सेक्टर समझने से पहले आप समझिए कि सेक्टर क्या होता है। मतलब जो रीजन सर्कल का 2 रेडियाई, तो 2 रेडियस मतलब 2 रेडियाई और सर्कल का आर्क और आर्क का एंड पॉइंट्स, उससे बॉन्डेड जो भी रीजन आता है उसी को आप सेक्टर बोलेंगे। मतलब सर्कल का 2 रेडियस लेना है और एक आर्क लेना है और आर्क का एंड पॉइंट्स लेना है, उससे बॉन्डेड जो भी रीजन आएगा वही क्या कहलाएगा, सेक्टर। अब जिसे यहां देखें, मान लेते यही कोई सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है और ये सर्कल का रेडियस है OA और दूसरा रेडियस जो है ये OB है। तो रेडियस आप जानते हैं कि इक्वल होता है, और ये आर्क AB है। बताएं कि सर्कल का 2 रेडिया है, तो एक रेडिया OA है और दूसरा रेडिया जो है OB है। एक रेडियस OA और दूसरा रेडियस क्या है, OB है, और आर्क AB है, और आर्क AB का एक एंड पॉइंट A है और दूसरा एंड पॉइंट B है। तो 2 रेडिया और आर्क का एंड पॉइंट, उससे बॉन्डेड जो रीजन आएगा इसी रीजन को आप क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। यही OAB जो रीजन है यही रीजन क्या कहलाएगा, सेक्टर। ये रीजन सेक्टर कहलाएगा, क्यों? क्योंकि ये रीजन जो है 2 रेडिया और आर्क का एंड पॉइंट A और B, उससे बॉन्डेड रीजन आ गया, इसी को आप क्या बोलेंगे, सेक्टर। और इसी सेक्टर का एरिया निकालना। लेट OAB be a sector having central angle theta and radius r is given by 1/2 r square theta। सेंट्रल एंगल बोलते हैं कि सर्कल के आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा वही एंगल सेंट्रल एंगल कहलाता है। ये जो एंगल थीटा है, इसी थीटा एंगल को आप क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। सर्कल के आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है उसी एंगल को आप क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। तो सर्कल का सेंट्रल एंगल अगर थीटा रहे और सर्कल का रेडियस अगर r रहे, तब ये सेक्टर आएगा OAB। इस सेक्टर का अगर एरिया निकालना है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा। इसमें थीटा जो है वो सेंट्रल एंगल है, मतलब आर्क द्वारा सेंटर पर जो भी एंगल बनता है वही एंगल थीटा है, और इसमें r जो है उस सर्कल का रेडियस। तो सर्कल का रेडियस अगर r रहे और सर्कल का सेंट्रल एंगल अगर थीटा रहे, तब सेक्टर का एरिया होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन आता है उसको समझ रहे हैं। लेट थीटा बी द एंगल subtended at the center of a circle by a circle, then
डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है इसको समझने के लिए हम यहां पर सर्कल लिए हैं और सर्कल का सेंटर है और यहां पर थीटा जो है वो एंगल है। थीटा एंगल क्या है? सर्कल के द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वही एंगल थीटा है। ये सर्कल का रेडियस हो गया। अब ये सेंटर है, तो सर्कल के द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो है 360 डिग्री का एंगल बनता है, यही एंगल क्या है? थीटा है। यहां थीटा क्या लिए हैं? थीटा लिए हैं कि सर्कल के द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वही एंगल थीटा है। तो सर्कल के द्वारा सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। इसलिए डिग्री मेजरमेंट में थीटा किसके इक्वल आएगा? 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब रेडियन में देखना है। अब रेडियन में थीटा निकालना है। अभी कुछ देर पहले लेंथ ऑफ एन आर्क समझाए थे। इस सर्कल के आर्क का लेंथ अगर एल रहे और सर्कल का रेडियस अगर आर रहता है और एंगल अगर थीटा रहे, तब थीटा एल और आर में क्या रिलेशन होता है? थीटा का जो वैल्यू होता है वो एल अपॉन आर के इक्वल होता है। यहां पर थीटा क्या है? सर्कल के द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वही एंगल थीटा है। तो रेडियन में क्या आएगा? थीटा एल बाई आर के इक्वल आएगा। और यहां पर एल क्या है? इसमें एल बताए थे आर्क का लेंथ होता है, लेकिन यहां आर्क जो है ये पूरा ये सर्कल आ गया। ये सर्कल का लेंथ लेना है, मतलब ये सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस जो है 2 पाई आर होता है। इसलिए एल यहां किसके इक्वल आएगा? 2 पाई आर आएगा। रेडियस आर है तो आर लिखेंगे। अब ये आर से आर कैंसिल होगा तो थीटा किसके इक्वल आएगा? 2 पाई के इक्वल आएगा। और आपको ये भी समझाए थे इस फॉर्मूला से आप जब भी थीटा निकालेंगे तो रेडियन में आता है। इसलिए थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई रेडियन आ गया। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो दोनों का एलएचएस पार्ट इक्वल है। दो इक्वेशन का एलएचएस पार्ट अगर इक्वल रहता है तो दोनों का आरएचएस भी इक्वल होता है। यहां पर दोनों का आरएचएस इक्वल कीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन सेकेंड का आरएचएस क्या है? 2 पाई रेडियन। और इक्वेशन फर्स्ट का आरएचएस क्या है? 360 डिग्री। अब ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 180 आएगा। मतलब पाई रेडियन जो होता है किसके इक्वल आता है? 180 डिग्री के इक्वल आता है। मतलब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन है, इसको याद रखना है। और इसमें पाई का जो वैल्यू होगा 3.14152 आता है। मतलब 180 डिग्री बोले या रेडियन में पाई रेडियन बोले, दोनों का मीनिंग सेम होता है। मतलब पाई का मतलब ही 180 डिग्री समझते हैं। मतलब पाई लिखे या फिर 180 डिग्री लिखे या 180 डिग्री लिखे या फिर पाई लिखे, तो दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम आता है। यहां पाई का वैल्यू किसके इक्वल लेना है? 3.141 और 2 लेते हैं। अब नेक्स्ट है कन्वर्सन फार्मूला। डिग्री टू रेडियन। मतलब कोई एंगल अगर आपको डिग्री के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको अगर रेडियन के फॉर्म में अगर चेंज करना है तो उस एंगल को आप क्या करेंगे? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब किसी भी एंगल में अगर आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री जो है रेडियन में चेंज हो जाता है। अब जैसे यहां देखिए ये 60 डिग्री है और इसको रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? पाई अपॉन 180 से। ये इतना रेडियन आ गया। अब इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये पाई बाय 3 आएगा। लेकिन ये पाई बाय 3 क्या? रेडियन है। तो 60 डिग्री लिखे या पाई बाय 3 रेडियन लिखे, तो दोनों सेम चीज आता है। अब जैसे यहां -75 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
पाई अपन 180 से। अगर आप 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 5 जा 75 और 15 12 जा 180 आता है। मतलब -75 डिग्री लिखे या -5 पाई अपॉन 12 रेडियन, ये दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। इसको आप याद रखेंगे। अगर डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो आप पाई अपॉन 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब समझिए कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। अब रेडियन टू डिग्री, अगर एंगल आपको रेडियन में दिया हुआ है और रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई इतना डिग्री। तो किसी भी एंगल को अगर आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तब रेडियन जो है डिग्री में चेंज कर जाएगा। लेकिन अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तब पाई अपॉन 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे यहां देखिए ये पाई बाय 4 है, ये रेडियन में, ये पाई बाय 4 रेडियन में, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से। अब ये डिग्री में चेंज होगा, अब ये पाई से पाई कैंसिल होगा और 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। मतलब पाई बाय 4 लिखे या फिर 45 डिग्री लिखे, दोनों सेम होता है। अब ये 3 पाई बाय 4 इतना रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करना है। रेडियन को अगर डिग्री में अगर चेंज करना रहता है तो आप 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। किसी भी एंगल में अगर 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो डिग्री में चेंज कर जाता है। ये पाई से पाई कैंसिल होगा और 180 में 4 से डिवाइड करेंगे 45 और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। मैंने 3 पाई बाय 4 लिखे या फिर 135 डिग्री लिखे, सेम आ जाएगा। मैंने 135 डिग्री ये इंग्लिश सिस्टम का मेजरमेंट है और 3 पाई बाय 4 ये सर्कुलर सिस्टम का मेजरमेंट। अब यहाँ माइनस पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई बाय 2 रेडियन में है, इसको डिग्री में चेंज करना है। रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसी भी एंगल में अगर आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री में चेंज कर जाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल होगा और 180 में 2 डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा, ये -90 डिग्री आएगा। मतलब माइनस पाई बाय 2 रेडियन लिखे या -90 डिग्री लिखे, दोनों सेम होता है। यहां तक आप लोग समझे। अब आज का क्लास जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर करेंगे और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो इसी तरह का वीडियो जो है हम डेली चैप्टर वाइज लाते रहेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं।